गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ई पाठशाला में आज हम फिर एक बार कक्षा 6 की व्याकरण की पाठ्य पुस्तक आराध्या व्याकरण के पाठ 1 का शेषांश लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि वर्ण विचार के अंतर्गत वर्ण क्या है, वर्णमाला क्या है, स्वर किसे कहते हैं, स्वरों के कौन कौन से भेद होते हैं। अब उसी श्रृंखला में पाठ 2 का शेष अंश व्यंजनों के भेद, व्यंजनों के बारे में आपको बतलाया जाएगा कि व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन के कितने भेद होते हैं और उन व्यंजनों का क्या नाम दिया गया है। तो आइए व्यंजन के बारे में जानते हैं, समझते हैं। व्यंजन के 3 भेद हैं, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। व्यंजन वह ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। इनका उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली ध्वनि वायु रुकावट के साथ निकलती है। ऐसे वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों की संख्या 33 होती है, पहले बताया जा चुका है। और उन 33 व्यंजनों में हम अलग अलग किन किन व्यंजनों को किस किस नाम से जानते हैं, यह हम पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। तो पहला है स्पर्श व्यंजन, जैसा कि आपके मोबाइल की स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्पर्श शाब्दिक अर्थ छूना। तो जो व्यंजन उच्चारण करते समय जिह्वा, जीभ, मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करे, अर्थात ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय हमारी जीभ मुंह के किसी न किसी भाग को छुए, वह स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जैसे का से लेकर माँ तक, का से लेकर माँ तक, जो कि आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं। का से माँ तक के सभी व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, इन 5 वर्गों में प्रत्येक में 5-5 वर्ण आते हैं, जिनको हम वर्ग की श्रेणी देते हैं। इनकी संख्या कुल मिलाकर 25 होती है। जैसे का वर्ग में का, खा, गा, घा, अंगा। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, इया। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। इस प्रकार ये 25 कुल हुए। इन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। दूसरा है, आइए देखते हैं, अंत्यस्थ व्यंजन।
दूसरा है अंत्यस्थ व्यंजन। इन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा में कहीं न कहीं मुख के किसी विशेष भाग के साथ स्पर्श नहीं होता। अर्थात कह सकते हैं कि उच्चारण करने में जीभ का पूरा स्पर्श मुख के किसी न किसी विशेष भाग के साथ नहीं होता है। ये इनकी संख्या 4 होती है, जैसा कि आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। या, रा, ला, वा, ये 4 आपके अंत्यस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनका उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी न किसी विशेष भाग से संपर्क में नहीं होती है। आप उच्चारण करके स्वयं देख सकते हैं। या, रा, ला, वा, इनका उच्चारण करेंगे तो आपको स्वतः ही मालूम पड़ जाएगा कि जीभ का पूरा स्पर्श किसी विशेष भाग के साथ नहीं होता है। अब आगे तीसरा है ऊष्म। ऊष्म का शाब्दिक अर्थ होता है ऊष्मा, एनर्जी, हीट। तो इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से गर्म श्वास वायु रगड़ खाती हुई निकलती है। इसी कारण इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी भी संख्या 4 होती है। सा, शा, सा, हा, ये 4 आपके ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो इनके उच्चारण में कहीं ना कहीं श्वास हमारी रगड़ खाती है, जिससे ऊष्मा पैदा होती है। इसी कारण इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। तो ये आपके व्यंजन के 3 भेद हुए। स्पर्श व्यंजन जिनकी संख्या 25 है, अंत्यस्थ व्यंजन जिनकी संख्या 4 है, ऊष्म व्यंजन जिनकी संख्या भी 4 है। इसके अतिरिक्त अन्य भी भेद होते हैं, उन्हें हम संयुक्त व्यंजन और अतिरिक्त व्यंजन के रूप में जानते हैं। अतिरिक्त व्यंजन जैसा कि स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, डा और ढा। संयुक्त व्यंजन वह व्यंजन जो 2 या 2 से अधिक वर्णों के मिलाने से बनते हैं। ऐसे व्यंजन जो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मिलाने से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उदाहरण के रूप में यहाँ पर दिया है छा, जो का और सा के मेल से बनता है। त्रा, जो ता और रा के मेल से बनता है। ज्ञा, जा और इया के मेल से ज्ञा का निर्माण होता है। स्रा, शा और रा के मेल से स्रा का निर्माण होता है। इस प्रकार हम इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अतिरिक्त व्यंजन के रूप में डा और ढा, इन्हें आगत वर्ण भी कहते हैं। इन सबको मिलाकर व्यंजनों की संख्या 33 हो जाती है। और भी कुछ व्यंजन हैं जिन्हें हम पाई वाले व्यंजन भी कहते हैं। तो जिसका आपको पाठ में वर्णन किया गया है
कि कुछ व्यंजन ऐसे हैं जिनके अंत में खड़ी रेखा पाई का प्रयोग किया जाता है। इस खड़ी रेखा को पाई कहते हैं। पाई वाले व्यंजन खा, गा, घा, चा, इया, अणा, ता, था, धा, ना, पा, या, रा, ला, वा, शा, खे, सा, हा आदि हैं। इन व्यंजनों को जब किसी अन्य व्यंजन से मिलाया जाता है तो पाई हटा दी जाती है। उदाहरण के रूप में जैसे धा या से मिलाया गया तो आधा धा और या ध्या बन गया, जिसका उदाहरण ध्यान। चा और चा को मिलाया गया तो आधा चा और पूरा चा बन गया, जिसका उदाहरण है बच्चा। इस तरह ये पाई वाले व्यंजन कहलाते हैं। और भी कुछ व्यंजन होते हैं जो अन्य व्यंजनों से मिलते हैं तो उनका रूप बदल जाता है, जिसके उदाहरण आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं और आपकी किताब में मिलेंगे। इनको उदाहरण को समझने के लिए छात्रों को स्क्रीनशॉट ले लें और इनके उदाहरण भली भांति से समझें और पढ़ें। जैसे पा और रा मिलकर प्रा बनता है, उदाहरण के रूप में प्रताप। का और रा मिलकर क्रा बनता है, क्रमांक, क्रम। ता और ता मिलकर आधा ता और पूरा ता, दो संयुक्त व्यंजन बनते हैं, पत्ता। इसी तरीके से बहुत से उदाहरण आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं। हास, चिन्ह, बाह, जिह्वा, ब्रह्मा आदि शब्दों में हा हलंत है, जबकि रा, ना या वा मा में हलंत नहीं है। और इया, अंगा, अड़ा, ना, मा के स्थानानुसार अनुस्वार का भी प्रयोग किया जाता है। अनुस्वार जो बिंदी के रूप में ऊपर प्रयोग करते हैं, जैसे पंजा, कंघा आदि। तो हलंत के रूप में प्रयोग होते हैं कुछ शब्द। कुछ वर्ण अनुस्वार के रूप में प्रयोग होते हैं। इन सब को हमने पाठ के माध्यम से जाना और समझा। रा के भी भिन्न भिन्न रूप मिलते हैं, जैसे आप देखते होंगे लिखने में प्रसाद, कर्म, ग्रह, ट्रक, ट्रेन। तो ये भी रा के भिन्न भिन्न रूप हैं। इनके बारे में भी हम जानेंगे। रा हलंत सहित सदैव अपने से आगे आने वाले पूरे अक्षर के रूप में आता है। जैसे रा प्लस मा मिलकर चर्म बनता है। तो चर्म और कर्म ये शब्द जो वर्ण आएंगे, इनसे जो शब्द बनेगा वह रा हमेशा अपने आगे वाले पूरे अक्षर पर लिखा जाएगा। यहाँ रा उड़ने वाला है तो चा के बाद रा आता है, फिर मा आता है, तो रा लिख कर नहीं माँ के ऊपर लगाकर प्रयोग किया जाएगा चर्म। इसी तरह कर्म। जबकि दूसरा, जब रा से पूर्व हलंत युक्त व्यंजन आ जाए, जब रा से पूर्व हलंत युक्त व्यंजन आ जाए तो रा उसके पैर में लिखा जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि जब हलंत
युक्त व्यंजन आता है रा से पहले, पा धन रा, तो यहाँ पर प्रा हो जाएगा और इसका उदाहरण के रूप में प्रमाण, प्रसाद आदि होंगे। इसी प्रकार ता और रा त्रा, पत्र चित्र, का और रा क्रा, वक्र चक्र क्रम, गा और रा ग्रा, ग्रह आग्रह ग्राम। अन्य तीसरा देख लीजिए, जब टा और डा के साथ में रा मिलाया जाए, जब टा और डा के साथ रा मिलाया जाता है तो यह नीचे निम्नलिखित रूप में आ जाता है, जैसे टा और रा ट्रा, ट्रक, उदाहरण के रूप में ट्रेन। इन सब के नियम आपकी किताब में वर्णित हैं, हम वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं। आपके द्वारा इन्हें समझा जाता है और समझने में जो भी परेशानियां उत्पन्न हों वह ग्रुप में मैसेज के माध्यम से आप अपनी परेशानी दूर कर सकते हैं। ये बार बार बताया जाता है ताकि आपको कोई परेशानी समस्या उत्पन्न ना हो सके और समय रहते आप अपनी परेशानी को दूर कर सकें और उन दिए गए गृह कार्य को पूर्ण भी कर सकें। आगे हलंत रा के साथ ऊ और ऊ की मात्रा लगाने पर निम्नलिखित रूप बनते हैं। उदाहरण के रूप में रा प्लस ऊ मिलकर रू अर्थात रुपया, रुक। रा और बड़ी ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनते हैं, जैसा कि रूप, रूल आदि। इस तरह हमने आपको रा के विभिन्न प्रयोगों के बारे में बताया और छात्रों से अपेक्षा है कि इनको भली भांति समझ गए होंगे, क्योंकि यही कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिनका हम लिखते समय सही ज्ञान न होने के कारण अधिकतर गलत उपयोग करते हैं और गलत बोलते समय त्रुटियां करते हैं। अब वर्णमाला में जैसा कि आपको बताया गया था कि वर्णमाला के 3 भाग किए गए, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन, तीसरा अयोग्य वाह। तो हमने बारी बारी से पहले स्वर के बारे में जाना, इसके उपरांत व्यंजन के बारे में जाना। अब अंतिम अयोग्य वाह का वर्णन और विश्लेषण किया जाएगा। अयोग्य वाह के निम्नलिखित रूप हैं 3 रूप अयोग्य वाह के बताए गए हैं। पहला अनुस्वार, दूसरा अनुनासिक, तीसरा विसर्ग। इन तीनों रूपों के माध्यम से हम अयोग्य वाह को समझेंगे, जानेंगे। तो क्रम से हम एक एक को देखते चलते हैं। अनुस्वार, अनुस्वार वह वर्ण होते हैं जो नाक की सहायता से बोले जाते हैं, या कह सकते हैं नाक की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण अथवा अक्षर अनुस्वार कहलाते हैं। इनका चिन्ह ऊपरी रेखा के ऊपर बिंदु लगाकर होता है, जैसे कंस, हंस, गंगा, लंका आदि। तो आप समझ गए होंगे कि जो वर्णों को हम नाक के सहायता से बोलते हैं उन्हें अनुस्वार कहते हैं। अगला अनुनासिक।
जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय नाक व मुख से श्वास निकलती है तो वह अनुनासिक वर्ण होते हैं। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय नाक व मुख से श्वास निकलती है तो वह अनुनासिक वर्ण होते हैं। उदाहरण के रूप में हंस, आँख, चांद, गांव, सांझ आदि। इनका प्रयोग हम चंद्र बिंदु के रूप में करते हैं। तो आप लोगों की समझ में भली भांति आ रहा होगा। तीसरा है अयोग्य वा का रूप विसर्ग। विसर्ग आप देखते होंगे, शब्द लिखा होता है, उसके आगे दो बिंदियां लगी होती हैं, उन्हीं को विसर्ग कहते हैं। तो परिभाषा के रूप में अक्षर के अंत में लगने वाले दो बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं। अक्षर के अंत में लगने वाले दो बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं। आ के आगे विसर्ग लगाने से आहा हो जाता है, जैसे अतः, प्रातः, प्रायः, जिसका उच्चारण हम हा के रूप में करते हैं या हा के समान करते हैं, जैसे प्रातः, प्रायः आदि। तो इस प्रकार इस पाठ के माध्यम से हमने वर्णमाला के तीनों रूप, वर्ण विचार के बारे में गहन अध्ययन किया और आगे अगले वीडियो के माध्यम से हम पाठ के अंतर्गत जो अभ्यास कार्य और प्रश्नोत्तर आए हैं उनका विवेचन करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। तब तक छात्रों से गृह कार्य के रूप में पाठ में आए अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और स्पर्श व्यंजन, इन सब की परिभाषाएं अपनी नोटबुक में लिखें और उसको स्क्रीनशॉट करते हुए विषयाध्यापक के पास मैसेज के माध्यम से प्रेषित करें, ताकि उनमें से जो भी अशुद्धियां हों विषयाध्यापक उन्हें दूर कर सके। धन्यवाद। अगले वीडियो की प्रतीक्षा